नमस्कार प्रिय बच्चों, युगों का दौर के अंतर्गत विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव हमने प्रारंभ किया था। भाग 1 में हमने कंबोडिया अंगकोर वार के बारे में पढ़ा। अब भाग 2 के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो देखिए, भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। मतलब भारतीय कला का धर्म और दर्शन से अटूट रिश्ता है। जब तक हम धर्म और दर्शन को नहीं समझेंगे, हम कला को समझ ही नहीं सकते हैं। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पार दृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। मतलब हमारा सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है, हम धर्मनिष्ठ हैं। इस चीज़ की झलक हमारी कला में भी दिखाई देती है। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। कहने का अर्थ इतना है कि यूनानी सौंदर्य प्रेमी हुए, भारतीय भी सौंदर्य प्रेमी थे, लेकिन उनका सौंदर्य एक गहरे अर्थ को लेकर के चला है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, ताकि प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। कहने का अर्थ हमारा विशेष्य, हम कहें कि हमारा जो विशेषीकरण है वो मूर्तिकला और स्थापत्य कला में है। भारतीयों का, भारत की विशेषता ठीक वैसे ही जैसे चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। तो मूर्तिकला और स्थापत्य में जो भारत का परचम है, वह चीन और जापान का चित्रकला में है। भारतीय संगीत यूरोपीय संगीत से बहुत अलग है, अपने ढंग में बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का विशिष्ट स्थान है। संगीत के क्षेत्र में चीन, सुदूर पूर्व के अलावा अनेक एशियाई संगीत को बहुत दूर तक हमने प्रभावित किया है। मतलब भारतीय संगीत शुरू से ही, प्रारंभ से ही बड़ा ही उत्कृष्ट रहा है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत अलग है, अपने ढंग में विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है। संगीत क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने कई एशियाई देशों को प्रभावित किया है। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में बुद्ध की मूर्तियाँ और चित्र बनाए गए। कहने का तात्पर्य हमारे वैदिक ग्रंथों में मूर्ति कला का उल्लेख नहीं है, वे मूर्ति पूजा के सख्त विरुद्ध थे। और बौद्ध धर्म में भी बाद में मूर्ति कला का विकास हुआ है। मथुरा के संग्रहालय बोधिसत्वों की एक विशाल, शक्तिशाली, प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है का निर्माण ईस्वी सन के आरंभ में आसपास कुषाण युग में हुआ। हमने देखा कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली में जो है मूर्तियाँ बनी, ये हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा है बच्चों। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य चीनी प्रभाव से हम नकार नहीं सकते हैं, चीनी प्रभाव भी हमें अपनी कला पर दिखाई देता है। तो ये चीनी प्रभाव ही है जो यहाँ हम देख पा रहे हैं। अजंता में हमें किसी स्वप्न की तरह किंतु दूर 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल में, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, उसमें अजंता की गुफाएं खोदी गई और भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए कि गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है और अजंता की गुफाएं, बाघ और बादामी की जो गुफाएं इसी काल की हैं। अजंता किसी स्वप्न की तरह किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में हमें ले जाती है। इन भित्ति चित्रों में को जो है बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक है। इसके बावजूद चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है।
सुंदर स्त्रियां हैं, राजकुमारियां, गायिकियां, नर्तकियां बैठी खड़ी श्रृंगार करती हुई शोभा यात्रा में जाती हुई, मतलब कहने का स्त्री के विभिन्न रूपों को उन्होंने उकेरा है। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टानों को काटकर एलोरा की ना जो एलोरा की जो गुफाएं हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, एलोरा की विशाल गुफाएं उस समय निर्मित हुई। यहाँ हम देखेंगे 7वीं 8वीं शताब्दी में आ जाती हैं ये। और कैलाश मंदिर, जिनके बीच में कैलाश मंदिर है, एलोरा की गुफाओं के बीच में ही कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। और ऐसे ही अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, कल्पना के बाद इसे रूप कैसे दिया होगा, साकार कैसे किया होगा। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, जो कि समुद्र के भीतर हमें मुंबई के पास में ही हैं, वो दिखाई देती, वो भी उसी समय की है। ये प्रभावशाली और रहस्यमयी हैं। और दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतें, और आपको पता होगा महाबलीपुरम में रथ मंदिर भी हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। एलिफेंटा की गुफाओं में मिलती है हमें नटराज शिव की मूर्ति। भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और कल्पना भी इसकी अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की कोई मूर्ति है। एप्सन ने लिखा है कि उसकी विशाल्यात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरोबुदुर में बोधिसत्वों का एक सिर कोपेनहेगन के गिल्पटॉटिक से लाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से सिर सुंदर है, इसमें कुछ और गहरी बात बोधिसत्वों की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। और इस तरह से भारतीय चित्रकला उतनी हम उसमें थोड़ा अभाव देखते थे, वो हमें अजंता एलोरा तक आते वो अभाव की भी हम पूर्ति पाते हैं। स्थापत्य और मूर्तिकला में तो भारतीय कला का कोई सानी था ही नहीं। धन्यवाद।